हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि मांग की लोच की कौन-कौन सी विधियाँ होती हैं। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें इकोनॉमिक्स एमआर के चैनल को। तो चलिए देखते हैं कि मांग की लोच की कौन-कौन सी विधियाँ होती हैं, ठीक है? तो दोस्तों मांग की लोच की मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती हैं। मांग की लोच की माप, यानी कि मांग की लोच की माप की कौन-कौन सी विधियाँ हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लोच को मापने की मुख्यतः 3 विधियाँ हैं। कितनी दोस्तों? 3 विधियाँ हैं। मुख्यतः मांग की लोच को 3 विधि द्वारा मापा जाता है। तो वो कौन-कौन सी विधियाँ हैं? चलिए देखते हैं। नंबर 1 है कुल व्यय विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है? दूसरी जो विधि है दूसरी विधि है उसका नाम है मांग की बिंदु लोच विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब जो तीसरी विधि है उसका नाम है चाप मांग की लोच, यानी आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब इनको सभी को तीनों को डिटेल से देखेंगे एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मांग की लोच की जो कुल व्यय विधि है वो क्या है, उसे किस प्रकार से मापते हैं, ठीक है। तो देखिए जो कुल व्यय विधि है इसको इंग्लिश में टोटल आउटली मेथड कहते हैं। अब मांग की लोच को मापने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। इस विधि का प्रतिपादन यानी कि कुल व्यय विधि का प्रतिपादन मार्शल ने किया था तथा बताया कि यदि मूल्य में कमी होने के बाद व्यय बढ़े, यानी कि जैसे-जैसे यदि कीमत में कमी हो रही है और व्यय एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक अधिक होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यदि मूल्य में कमी के बाद व्यय स्थिर है, यानी मूल्य में कमी तो यानी कीमत में कमी तो हो रही है, लेकिन व्यय जो है, जो एक्सपेंडिचर है वो स्थिर रहता है, ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि मूल्य में कमी के बाद व्यय कम हो, यानी कि अब यदि कीमत कम हो रही है और व्यय भी कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी। पहली पहला पहला पॉइंट था पहला पॉइंट था कि यदि कीमत बढ़ रही है कीमत यदि घट रही है और व्यय बढ़ रहा है, तो वो मांग की लोच कैसी होगी? इकाई से अधिक होगी। दूसरा पॉइंट था यदि मूल्य में यानी कीमत में कमी हो रही है और व्यय जो है तो स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी मांग की लोच? मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तीसरा मेथड है यदि मूल्य में कमी के बाद यानी कि कीमत में कमी तो हो रही है और व्यय भी कम हो रहा है, दोनों कम हो रहा है, तो इस स्थिति में मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम होगी। ठीक है, तो तीनों पॉइंटों को आप समझ गए होंगे। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा ये। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, इसको थोड़ा साइड में लगा लेते हैं अभी। किसी वस्तु पर होने वाला कुल व्यय, यानी किसी वस्तु पर होने वाला कुल व्यय बराबर होता है किसके? वस्तु की मांगी गई मात्रा गुणे प्रति इकाई मूल्य के बराबर होता है। यानी कि वस्तु की मांगी गई मात्रा गुणे प्रति इकाई मूल्य के बराबर होता है किसी वस्तु पर होने वाला व्यय। इसको इंग्लिश में टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं कुल व्यय को। ये डी है यानी डिमांड है और ये प्रति इकाई पी का मतलब होता है प्राइस यानी कीमत, प्रति इकाई कीमत है। ठीक है, तो अब इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इससे आपको उम्मीद है कि बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों देखिए,
यहाँ पे दिए है कीमत यानी मूल्य रुपए में है, जो कि ये है मांग की मात्रा जो कि इकाइयों में है, और ये है कुल व्यय, और ये है मांग की मूल्य लोच। ये 2 बार लोच लिख गया है, सॉरी। ये मांग की मूल्य लोच है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मूल्य, देखिए यहाँ पे, देखिए ये मूल्य यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे कम होता जा रहा है, तो मांग की मात्रा क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। ये बढ़ रही, पहले 250 थी, फिर 450 हो गई, फिर 1000 हो गई। तो कुल व्यय क्या है, कुल व्यय भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कीमत घट रही है, तो वैसे वैसे कुल व्यय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मांग भी बढ़ रही है, ठीक है। ये पहली स्थिति हो गई। इसमें मूल्य में गिरावट के साथ व्यय व्यय में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये लोचदार मांग होता है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या था। दूसरे पॉइंट में था कि जैसे जैसे कीमत कम हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे कीमत घट रही है और मांग तो बढ़ रही है, लेकिन जो कुल व्यय है तो वो क्या है, स्थिर रहता है। इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये स्थिर रहता है, ठीक है। तो इस स्थिति में मूल्य में गिरावट के साथ व्यय स्थिर रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इक्वल यानी बराबर होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर 1 होता है, ठीक है। अब तीसरा जो है तो पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, और ये जो है ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरे पॉइंट में, जैसे जैसे इसमें कीमत घट रही है, तो ये मांग तो बढ़ रही है, मांग तो बढ़ रही है, लेकिन जो कुल व्यय है ना, एक्सपेंडिचर है, ये घट रहा है, ठीक है। तो मूल्य में गिरावट के बाद व्यय में कमी होती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेलोचदार मांग। क्या कहते हैं दोस्तों, बेलोचदार मांग। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको एक एक करके तीनों को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 है मांग की लोच इकाई के बराबर। यानी जब इकाई के बराबर होता है मांग की लोच, तो वो क्या स्थिति होती है, उसमें क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं चित्र की सहायता से। देखिए ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। यहाँ पे दी है क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की मात्रा, और यहाँ पे दी है प्राइस यानी कीमत, ठीक है। ये मांग वक्र है जो कि डी से दर्शाया गया है। डी मतलब डिमांड होता है, मांग वक्र है ये। जब कीमत इतनी थी, यानी यहाँ पे 10 मान लेते हैं, जब कीमत 10 थी तो मांग कितनी थी, 5 थी, ठीक है। और जब कीमत घट के 5 हो गई तो मांग कितनी बची, मांग कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पे 5, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का, और इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का। दोनों में 5, इसमें 5 की कीमत में 5 की कमी हुई, तो मांग में क्या हुई, 5 की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसे ही मांग की इकाई लोच कहते हैं। अब देखिए, जब मूल्य पी क्यू वन था, यानी जब मूल्य पी क्यू वन है, इसको हटा लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं, जब मूल्य पी क्यू वन है यानी इतना है, प्राइस कितनी है, पी ओ पी वन, ओ पी वन है, ठीक है, प्राइस। तब मांग कितनी है, ओ क्यू वन, ओ क्यू है, ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ओ पी वन प्राइस है, यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस है, तो मांग कितनी है, मांग है ओ और क्यू, ठीक है। तथा कुल व्यय कितना है, ओ पी वन गुणे ओ क्यू वन, यानी ओ पी वन। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ओ ओ पी वन, ओ पी वन, और गुणे ओ क्यू वन, ठीक है। इतनी है, बराबर किसके, ओ पी वन, ओ पी वन यानी ये वाली हो गया, और गुणे ए क्यू, ए कहाँ पे है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर है ना दोनों, ठीक है। तो ये है। जब मूल्य ओपी हो जाता है, यानी जब मूल्य घट जाता है, उस स्थिति में क्या होता है, तो जब मूल्य घट जाता है, जब मूल्य घट के ओपी हो जाता है, ओपी वन से ओपी हो जाता है, तो मांग क्या हो जाता है, ओ क्यू वन हो जाता है,
यहाँ पे OQ1, यानी जब प्राइस घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। इतना ही देखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऐसे ही इसमें भी है, जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो। जब मांग की लोच इकाई से अधिक का मतलब है, हम सीधे सरल शब्दों में समझा देते हैं आपको। इकाई से अधिक का मतलब है कि कीमत में कम परिवर्तन होने से मांग में अधिक परिवर्तन होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जब ओ पी है प्राइस, तो मांग कितनी है, ओ क्यू है, ठीक है। अब जब यहाँ से यहाँ मान लीजिए 10 थी, अब यहाँ 5 हो गई घट के, तो OP1 है जब प्राइस, तो ये मांग कितनी हो गई जाके बढ़ के, यहाँ पे जाके 20 हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितनी थी, 5 थी, तो मांग ज़्यादा बढ़ गई। थोड़ी सी कीमत कम होने पे मांग ज़्यादा बढ़ गई, तो इसे ही अधिक लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मांग की लोच इकाई से कम। मांग की लोच इकाई से कम का मतलब होता है कि कीमत में अधिक परिवर्तन होने से मांग में कम परिवर्तन होता है। यानी कीमत में तो ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मांग में कीमत की अपेक्षा कम परिवर्तन होता है। तो देखते हैं इसको। देखिए जब कीमत कितनी थी, मान लीजिए ओ पी है कीमत, ठीक है। ओ पी जब कीमत है तो मांग कितनी है, ओ क्यू है, ठीक है। अब जब कीमत यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए 10 है कीमत, घट के घट के कितनी हो गई, घट के 2 हो गई, ठीक है। क्योंकि कीमत ज़्यादा घटी है, तो कीमत 2 हो गई। इसका गैप देखते हैं ना, इसका गैप, इनके बीच का गैप देखते हैं, ठीक है। तो कीमत ज़्यादा घटी है तो घट के 2 हो गई 10 से। और यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 5 मांग थी, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 10 हो गई। तो मांग तो कम बढ़ी है, लेकिन कीमत ज़्यादा घट गई है ना। हाँ, इसीलिए, ठीक है। मतलब 8 रुपए कीमत घट गई है, लेकिन 5 इकाइयों की ही मांग बढ़ी है इसमें, मांग में, ठीक है। तो इसे ही जब कीमत में अधिक परिवर्तन होता है, मांग में कम परिवर्तन होता है, तो उसे ही अधिक लोचदार मांग, वो सॉरी, इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इस चित्र की सहायता से समझेंगे। देखिए चित्र में ओ ओ बी सी डी वक्र में विभिन्न मूल्यों पर व्यय की मात्रा प्रदर्शित है। ओ बी सी डी, ओ बी सी डी देख लेते हैं। यहाँ से ये है ओ, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ओ बी सी डी में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डीसी क्षेत्र में। डीसी क्षेत्र में जैसे जैसे मूल्य गिरता है, व्यय की मात्रा बढ़ रही है, डीसी क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ से पहले यहाँ तक देखेंगे डीसी क्षेत्र में, तो देखिए जैसे जैसे यहाँ से इधर की ओर जा रही है, इधर से इधर की ओर जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे कीमत कम हो रही है ना, ये यहाँ से देखते हैं, ये नीचे की ओर आ रही है ना, हल्का नीचे की ओर आ रही है ना, तो कीमत कम हो रही है। और कीमत कम हो रही है तो व्यय क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि ये नीचे की ओर तो आ रही है, लेकिन उसके साथ ही इधर की ओर भी जा रही है। हल्का नीचे की ओर तो आ रही है, बट हल्का इधर की ओर भी जा रही है। देखिए ऐसे है ना, ऐसे है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये व्यय दिया है। तो यदि 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 ये यहाँ को जाती है तो व्यय को दर्शाएगी, और नीचे को आती है तो वो कीमत बताएगी। तो वो इस तरीके से जा रही थी, यानी नीचे भी जा रही थी, और यहाँ पे इस साइड भी जा रही थी, ठीक है। पूर्व साइड भी जा रही थी, इसलिए वो उसमें कीमत में कमी तो हो रही है, लेकिन व्यय बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे इकाई लोच से अधिक मांग कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखते हैं सी बी क्षेत्र में। सी और बी,
यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे ये बी हो गया। सी बी क्षेत्र में, सी बी क्षेत्र में जैसे जैसे मूल्य गिरता है व्यय की मात्रा ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है। मतलब कि ये कीमत नीचे की ओर आ रही है, तो मतलब कीमत घट रही है। ठीक है, लेकिन ये है कहाँ, पूर्व पूर्व की ओर नहीं जा रही है। ठीक है, इस तरीके से नहीं जा रही है। ये सीधे सीधे, इसको हटा लेते हैं, ये सीधे सीधे ऐसे आ रही है, तो यानी कीमत तो घट रही है, लेकिन ऐसे नहीं जा रही है ना, ऐसे नहीं जा रही है, तो इसलिए व्यय की मात्रा स्थिर रहेगी। तो कीमत तो घट रही है, जैसे जैसे कीमत घट रही है, लेकिन व्यय की मात्रा स्थिर है, तो इसे क्या कहते हैं, मूल्य लोच इकाई के बराबर है। इसे मूल्य लोच इकाई के बराबर कहते हैं। अब देखते हैं बी ओ क्षेत्र में। अब बी ओ क्षेत्र बचे हैं, यहाँ पे ये बी हो गया, यहाँ पे ये ओ हो गया। अब बी ओ क्षेत्र में, अब आप समझ सकते हैं इससे कि इसमें कीमत तो घट रही है, ये जैसे व्यय दर्शा रहा है, तो व्यय कहाँ को ओर दर्शाता है, यहाँ की ओर। अगर इधर जा रहा है तो व्यय बढ़ रहा है, और इधर आएगा तो व्यय घट रहा है। और कीमत यदि नीचे की ओर आती है तो घट रही है, ऊपर की ओर जाती है तो बढ़ रही है। तो बी ओ क्षेत्र में जैसे जैसे मूल्य गिरता है वैसे वैसे व्यय में कमी आती है। यानी कि ये नीचे की ओर तो आता है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ यहाँ यानी कि पश्चिम साइड भी जाता है। ठीक है, तो नीचे की ओर तो जाता है, लेकिन उसके साथ ही पश्चिम साइड की ओर जाता है, तो व्यय भी घट रहा है, और जैसे जैसे कीमत घट रही है तो व्यय भी घट रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, मूल्य लोच इकाई से कम कहते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि दूसरी जो मापने की विधि है उसे क्या कहते हैं। तो दूसरी जो मापने की विधि है मांग की लोच को, तो वो है चाप मांग की लोच। ठीक है, ये चाप मांग की लोच है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। इस विधि का प्रयोग मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच चलने की स्थिति में मांग की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के दो बिंदुओं के बीच, यानी जो मांग वक्र होता है उसमें दो बिंदु होते हैं, उनके बीच मांग वक्र की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें अब देखते हैं, दो बिंदुओं के मध्य मांग वक्र के भाग को चाप कहा जाता है। यानी कि जो दो बिंदु उसमें होंगे मांग वक्र में, उसके मध्य मध्य का जो मांग वक्र का जो भाग होगा उसी को चाप कहा जाता है। ठीक है, तथा उससे संबंधित मांग की लोच को चाप मांग की लोच कहा जाता है। तो अब देखते हैं सूत्र इसका। इसका सूत्र है मांग की लोच, यानी मांग की लोच बराबर माइनस मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। तो ये फॉर्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं ये फॉर्मूला। ये जो मांग की लोच है ना दोस्तों, इसमें फॉर्मूला बहुत है और आपको याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, वही है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर माइनस का डेल्टा क्यू, माइनस का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी गुणे पी बाई क्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन का जो सूत्र होता है वो होता है बराबर मूल्य में परिवर्तन बटे पूर्व मूल्य की मात्रा। ठीक है, तो यानी जो मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उसको दर्शाया जाता है, और बटे में जो पहले मूल्य की मात्रा थी पहले, तो उसको नीचे रखा जाता है। अब इसको यदि इस आधार पर लिखें तो आप लिखेंगे कि पी स्क्वायर माइनस का पी बाई पी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो जैसे ये फॉर्मूला था मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन वाला, उसी प्रकार मात्रा में भी अनुपातिक परिवर्तन वाला सूत्र है। खाली मूल्य की जगह मात्रा कर देना है, तो मात्रा में परिवर्तन बटे पूर्व मात्रा।
इसमें क्यू कर देना, वहाँ पे प्राइस यानी कीमत थी, इसमें क्यू कर देना यानी क्वांटिटी मात्रा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू वन बाई क्यू वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पे मांग की लोच बराबर होता है, मांग की लोच बराबर माइनस Q1 Q1 बाई पी स्क्वायर माइनस P1 बाई P1, और उसके ऊपर होता है क्यू स्क्वायर माइनस Q1। ठीक है, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या मतलब होता है इनका। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है, इनको भी देख लीजिए। P2 है जो P2 यानी कि प्राइस यानी कीमत, कीमत स्क्वायर जो इसमें लगा है ना, तो P2 बोलते हैं उसको। P2 है जो, वो मूल्य की पूर्व की मात्रा बता रही है। ठीक है, जो पूर्व में मात्रा थी, जो पहले कीमत थी उसको बता रही है ये। और जो Q है, तो Q2 बता रही है मांग की पूर्व मात्रा, यानी जो पहले मांग थी वो क्या थी, ये बता रही है। और इसमें यदि वन वन लग जाता है दोनों में, तो ये बताने लगती है वर्तमान की मूल्य की परिवर्तित मात्रा, जो परिवर्तन हो चुकी है। यानी कि पहले थी कीमत कितनी, 10, उसमें परिवर्तन हो गया, ये वो हो गई 5, तो ये पूर्व पूर्व मूल्य की मात्रा हो गई, और ये वो परिवर्तित वाली मूल्य मात्रा हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो तीसरी विधि है वो है मांग की बिंदु लोच विधि। ठीक है, ये है मांग की बिंदु लोच विधि। मांग की बिंदु लोच विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। पी एल मांग रेखा एक सीधी रेखा है जिसके बिंदु आर पर हम मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं चित्र में। तो ये है पी एल रेखा, ये पी एल रेखा है, और ये है आर बिंदु। इसमें हम क्या 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 ज्ञात करना चाहते हैं, मांग की लोच। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर माइनस का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी गुणे पी बाई क्यू। ठीक है, इसमें अब देखिए, इसको ध्यान दीजिए। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी मांग वक्र के ढाल, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू का व्युत्क्रम मान है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि 1/2 लिखा है, इसका आप व्युत्क्रम करेंगे तो ये वो हो जाएगा 2/1। ठीक है, बस यही बताया गया है। अब आगे देखते हैं, इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यही है बिंदु लोच। इस सूत्र के आधार पर किसी मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की मूल लोच ज्ञात की जा सकती है। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात की जा सकती है। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, इसका फॉर्मूला होता है निचला भाग बटा ऊपरी भाग। ठीक है, तो पहले नंबर पे यहाँ पे अभी चित्र को इसको देख लेते हैं। चित्र में देखिए ये है, देखिए ये, सॉरी ये देखिए ये है मांग वक्र। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि पहला पॉइंट ये है टी, यहाँ पे ए, यहाँ पे आर, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे टी। हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे किस बिंदु का, टी का। सबसे पहले हम टी की मांग की लोच ज्ञात करेंगे। तो हमारा टी यहाँ पे लिखा है बिंदु टी पर, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है बराबर टी बिंदु के नीचे का भाग बटे टी बिंदु के ऊपर का भाग। ठीक है, नीचे का भाग क्या है, जो ये नीचे है, ये यहाँ तक, तो ये नीचे का भाग हो गया, और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ऊपर कुछ नहीं होगा। जब कोई संख्या का आप भाग, जैसे 5 का भाग आप किसी संख्या में 0 में देंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे नीचे नीचे क्या है, टी और टी,
यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का अंतर है। तो टी यहाँ पे लिख गया बटे 0 हो गया, क्योंकि इस टी के ये जो टी है ये इस टी के ऊपर कोई कोई रेखा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0 मांगते हैं, ये सबसे टॉप पर है इसलिए यहाँ पे 0 मानते हैं। तो इसका निचला भाग हो गया टी और ऊपर कुछ है नहीं है तो उसको 0 मान लेते हैं। तो इसमें आएगा अनंत, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलास्टिसिटी प्राइस बराबर अनंत, ठीक है, यानी इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बिंदु ए की। अब यहाँ पे ए में ज्ञात करेंगे, ए में मांग की लोच ज्ञात करेंगे क्या आता है। अब जब ए में ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे बिंदु ए पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर ए टी, यानी यहाँ से लेंगे ए और ये वाला ये टी, ए टी बटे ए ए ये वाला और टी ये वाला, ठीक है। तो ए टी यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है वो कम है, यानी आधा से भी कम है, क्योंकि आधा बराबर भागों में तो यहाँ पे 8 से बढ़ता है। तो ये ए बिंदु से जब टी तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे, तो यहाँ पे आधा से यहाँ कम होता है। तो ए टी पहले इसको लेंगे नीचे का भाग, फिर बटे ए और टी ये लेंगे स्मॉल वाला, बराबर जब कोई बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में देते हैं तो क्या आता है उसमें, देखिए यहाँ पे अधिक लोचदार आएगा, ठीक है। अधिक लोचदार आएगा यानी इलास्टिसिटी प्राइस ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरे बिंदु पर ज्ञात करते हैं, यानी बिंदु आर पे। तो बिंदु आर पे ये जो लाइन है, ये जो मांग रेखा है, ये आर बिंदु से दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो जब बराबर भागों में, जैसे आपने 5 का भाग 5 में दिया, कितना आएगा, इससे इसको काट दिया, एक ही तो आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि दो बराबर भागों में बटी है वो, तो हम आर बिंदु पे ज्ञात कर रहे हैं, तो आर टी हो जाएगा, यानी नीचे का भाग हो जाएगा, और बटे यहाँ ऊपर का भाग हो जाएगा, और दोनों दोनों भाग जो हैं तो नीचे और ऊपर के दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, यानी बराबर 1 आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर 1, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु बी पर, यानी बिंदु यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे का भाग है ये छोटा हो जाता है, ये जो नीचे का भाग है ये कम हो जाता है, और ऊपर का भाग है जो वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम बी टी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर बी और टी नीचे का भाग लेंगे बटे बी टी स्मॉल वाला लेंगे। तो जब हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं तो वो लेस देन में आता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए लास्ट वाला क्या है। लास्ट वाला 5वें नंबर पे है बिंदु टी पर। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे नीचे का भाग है तो नीचे तो कुछ इसके है नहीं है, तो फिर नीचे भी 0 मानेंगे, और जो ऊपर है तो ऊपर तो पूरी लाइन पड़ी है तो ऊपर ज़्यादा है, यानी जब 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो कितना आएगा, किसी संख्या में जब देंगे तो 0 ही आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर 0 हो जाएगा जब टी का ज्ञात करेंगे, बटे टी टी, यानी ऊपर का भाग हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी, टी टी इससे जब टी का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर इसको देख लेते हैं। ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट है, यदि मांग वक्र के किसी बिंदु या चाप के संदर्भ में मांग की लोच ज्ञात करनी हो तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। यदि दूसरा पॉइंट है, यदि मांग फलन संतत, संतत का मतलब होता है सदा निरंतर, यानी चलता ही रहे। यदि मांग फलन संतत हो, मांग वक्र संतत हो, ये निरंतर चलता रहे, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही बताना था। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि कोई गलतियाँ हों तो आप हमें कमेंटों में बता सकते हैं, हम उन्हें सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्य